Hello students, how are you all? I hope all of you are very well and your preparation for November 2022 exams are going on amazing. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आरटीपी का डिस्कशन जो आईसीए ने इशू किया है एंड हम लोग देखेंगे क्या उस आरटीपी के अकॉर्डिंगली हम लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या फिर हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। बट स्टिल यू विल बी ग्लैड एंड गेट टू नो दैट मोस्टली जो हम लोगों की बुक में क्वेश्चंस हैं वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस इस बार आरटीपी में भी आए हैं, तो हमको बिल्कुल भी कोई इशू यहां पर नहीं होना चाहिए। स्टिल मैं यहां पर एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं दैट हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अगर उस क्वेश्चन में कोई भी की पॉइंट है या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे लगता है कि कोई पार्ट इंटरेस्टिंग है, दैट आई विल टोटली डिस्कस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी आरटीपी का डिस्कशन। तो यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आरटीपी में आता है दैट इज बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने आपको क्लास में भी इस क्वेश्चन की रेलेवेंस बहुत बार बताई है और हमने इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन किए भी हैं। सो यहाँ पर 3 पार्टनर्स है पी क्यू एंड आर जिन्होंने आपको कॉल किया है टू असिस्ट देम इन वेंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 2020। ये उनकी एज यूजुअल एक आपको बैलेंस शीट गिवन है। और आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर बाकी चीजें दी हुई हैं। अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटी की बात करूं तो वहां पर एक ही लाइबिलिटी है दैट इज क्रेडिटर्स, और बाकी जो लाइबिलिटी हैं वो बेसिकली इनसाइडर लाइबिलिटी है जिसको हम लोग पार्टनर्स लाइबिलिटी या पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों को यहां पर पेमेंट आपने करनी नहीं है, जस्ट 2 पेमेंट्स करनी है। 2 तरह की लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। कह रहे हैं कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और समरी आपको दी हुई है आपके पास कहां कहां से पैसा आता है मंथ वाइज। ऐसा हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे बुक में है। जनवरी मंथ में आपको इतना इतना कलेक्शन होता है, कुछ खर्चे भी हैं। फेब्रवरी मंथ में इतना इतना होता है एंड मार्च मंथ में आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन यहां पर दी गई हैं। और एंड में ऑब्वियसली कोई भी कैश आपका नहीं बचता, नो कैश इज रिटेन इन द बिजनेस। So now you are required to prepare a schedule of cash payments amongst the partner by higher relative capital method. You all know कि हम लोगों ने यहां पर वाइंडिंग अप के टाइम पे, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के टाइम पे 2 तरीके के मेथड पढ़े हैं और उस पर हमने प्रैक्टिस की थी। वन वाज हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड और यू कैन से प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड एंड अनदर वाज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड की। एंड यू ऑल नो यहां पर आपको 2 वर्किंग नोट कह सकते हैं, 2 टेबल बनानी पड़ेंगी। वन इज एक्सेस कैपिटल कि कौन से पर्टिकुलरली पार्टनर की कैपिटल ज्यादा रहेगी और किस प्रायोरिटी में वो पेमेंट करेगा, और फिर बाकी पार्टनर पेमेंट करेंगे एंड सो ऑन। तो पहला काम तो आपको ये करना है और इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की पेमेंट का एक टेबल बनाना है और वहां पर आपको एक्चुअल में जो जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहां पर आपके पास 2 लाइबिलिटी हैं। वन इज क्रेडिटर दैट इज आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड अनदर इज पार्टनर्स लाइबिलिटी। बस 2 ही लाइबिलिटी हैं। ऑल्दो अगर आप लोगों ने बुक के क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें तो बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, तो इसको सब लोग ट्राई करेंगे। और ये आरटीपी का डिस्कशन है, मैं यहां पर ऑब्वियसली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा बिकॉज आई वांट यू टू टेक दैट इनिशिएटिव। एंड आरटीपी का जो एक्चुअली में जो पर्पस होता है दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर। सो यू मस्ट रिवाइज और आपको खुद से ट्राई करना है, बट स्टिल आई विल गाइड यू एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहां पर आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए थी। ऑल राइट, यस सर। तो चलते हैं अब हम लोग आगे एंड लेट्स रीड दिस पार्ट बी। कैन अ पार्टनर बी कॉल्ड अपॉन टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी जनरल क्वेश्चन। इंस्टेड आई कुड से, देखो हमारे लिए एलएलपी का मीनिंग ही क्या होता है? एलएलपी मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब यहां पर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। इट्स नॉट पार्टनरशिप फर्म और समथिंग लाइक दैट जिसमें आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है। तो यहां पर क्या पार्टनर को कॉल्ड अपॉन किया जा सकता है? प्राइमरली आंसर इज नो, यहां पर कॉल्ड अपॉन नहीं किया जा सकता। बट अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर के कुछ ओमिशन से, कुछ और रॉन्गफुल एक्ट से, कुछ विलफुल इश्यूज से, विलफुल ओमिशन से कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से फर्म के ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर पार्टनर, वो सिर्फ स्पेसिफिक पार्टनर
ही उस लाइबिलिटी को बियर करेगा और उसको कॉल्ड अपॉन किया जा सकता है उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। सो बी इट वेरी वेरी क्लियर। अगर हम लोग प्राइमरीली बात करें तो नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी किसी पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी अटैच नहीं की जा सकती। बट यस, अगर वो लाइबिलिटी ही किसी पार्टनर के कुछ रॉन्गफुल एक्ट या विलफुल ओमिशन की वजह से की गई है तो हां भाई पक्का पक्का फिर उस लाइबिलिटी को वही पर्टिकुलर पार्टनर पे करेगा, बाकी पार्टनर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ओके जी, क्लियर सबको? चलें आगे। यस सर, तो लेट्स सी, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहां पर आपकी आरटीपी में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहां पर अकाउंटिंग कैसे करनी होती है? तो ए एंड बी शेयर करते थे प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, और वो आप अपने बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, और ये एक आपको उनकी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म को आपको 2 इयर्स परचेज पे वैल्यूएशन करना है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो भाई गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेकन ओवर कर रही है कंपनी, और टेकन ओवर किस किस अमाउंट पे कर रही है वो भी आपको गिवन है। और लोन क्रेडिटर एग्री करते हैं कि उनको आप 7.5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे देंगे उनकी सेटलमेंट में। मतलब जो हमारी फर्म में क्रेडिटर थे, आपको यहां पर दिख रहे हैं लोन क्रेडिटर्स, अब ये किस नाम से लाइबिलिटी मानी जाएगी इन अवर लिमिटेड कंपनी? इनका नाम हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो उसका वैल्यूएशन 4 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो 96,000 है। वेंडर को अलॉट होते हैं इक्विटी शेयर, ऑल राइट। और जो पास्ट वर्किंग रिजल्ट्स हैं, मतलब जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपको यहां पर दिए हुए हैं। 1,20,000 2019 में, 144,000 इन 2020 एंड 1,68,000 इन 2021 आफ्टर सेटिंग असाइड 88,000 टू रिजर्व फंड ईच ईयर। हर साल आप 8,000 रुपए रिजर्व फंड में डालते हैं, उसको हटाने के बाद आपके पास इतने प्रॉफिट्स बचते हैं। सर इस प्रॉफिट्स को हमको क्या करना है? यही जो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो इन प्रॉफिट्स को यूज करते हुए करना है। इसलिए आपको यहां पर पिछले ईयर्स के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या रिजल्ट्स दिए हुए हैं। So now you are required to show realization account. You all know how realization account is prepared. सारे assets and liabilities को हम इस realization account में लेके जाएंगे and accordingly हम purchase consideration निकालते हुए देखेंगे कि हमको business को dissolve करके realization profit हुआ या loss हुआ। And partners capital account in the books of the firm assuming that all transactions are duly completed. सब चीजें आपने यहां पर complete कर ली हैं and उसी के बाद आप लोगों ने यहां पर अपनी फर्म को सेल किया and convert किया into a company. ऑल राइट, तो इट्स अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो यूजुअली हम लोग जब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखते रहते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर हमारे पास आया दैट इज बेस्ड ऑन ESOP, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर क्या क्वेश्चन आया, लेट्स सी। मेहता लिमिटेड ग्रांट्स 1500 स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 19 और प्राइस कितना है 50। सर ये कौन सा प्राइस है? ये एक्सरसाइज प्राइस है जितने पे अगर आप ESOP लेते हैं तो आपको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। और जो वेस्टिंग पीरियड है दैट इज परफॉर्मेंस पीरियड वो कितना है 2.5 ईयर्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल भी चेंज ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास भी जो ऐसा क्वेश्चन था उसमें भी 2.5 ईयर्स ही थे। और जो मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड है वो भी कितना है 1 ईयर है। मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 80 रुपीज। तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, IV इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मार्केट प्राइस यहां पर 80 है और एक्सरसाइज प्राइस है 50। तो बताओ जी कंपनी का कितना लॉस हो रहा है अगर कोई भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अवेल कर लेता है? तो यहां पर लॉस हो जाएगा 30 रुपीज, और वही आपकी यहां पर फेयर वैल्यू निकल के आ रही है। ऑल द ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए गए 30 सितंबर को। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है 10 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, या मैं यूं कहूं ये तो जब आप ESOP टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही आप ये वाला करते हैं। ऑल राइट, तो एंट्रीज पास करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एंड लाइकवाइज हर ईयर के लिए एंट्री करते हुए चलेंगे और उसको P&L में एक्सपेंस को ट्रांसफर कर देंगे और साथ में वर्किंग नोट भी बनाएंगे और दिखाएंगे कि हर ईयर का एक्सपेंस कितना कितना यहां पर बनता है। ओके जी, नेक्स्ट इज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट यस इट इज रेलेवेंट, और इसका भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है। So Umesh Limited resolves to buy back 4 lakh of its fully paid equity share of 10 rupees each. तो 4 लाख शेयर कंपनी यहां पर बाय बैक कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब कंपनी को यहां पर 40 लाख रुपीज चाहिए होंगे एट 22 पर शेयर। ओके, लेकिन इसका अमाउंट कितना है 22 पर शेयर। तो दैट मीन 4 लाख इंटू 22 पे यहां पर कंपनी क्या कर रही है बाय बैक कर रही है। ऑल राइट,
So this buyback is in compliance with provisions of the Companies Act and does not exceed 25% of company's paid up capital in the financial year. बताओ जी, यहां पर तो क्वेश्चन हमें खुद ही प्रोविजन बता रहा है, कह रहा है बायबैक पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस के हिसाब से किया गया है और कंपनी 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। और ये बात हमें भी पता है कि बायबैक की जो कंडीशन रहती है उसमें एक कंडीशन ये भी है कि कंपनी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। तो फॉर द पर्पस, अब इसके बायबैक के लिए पैसा कंपनी कहां से इकट्ठा कर रही है? इट इश्यूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। तो 1 लाख तो प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के आपने इशू कर दिया, मतलब 10 लाख रुपए तो आपके पास यहां से आ गए। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन, और पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर्स ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया। बहुत ही अच्छी बात है। द कंपनी यूजेस 16 लाख ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, एसपीआर से पैसा यूज कर लिया बायबैक के लिए। ओके, यू ऑल नो कि एसपीआर के पैसे को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम इट्स एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, अपार्ट फ्रॉम इट्स एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व को छोड़ के ये तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। तो आप इसको माइनस करेंगे और पता लगाएंगे कि अल्टीमेटली आपको अपने जनरल रिजर्व से भी कितना पैसा निकालना पड़ेगा जिससे कि आप ये बायबैक को सक्सेसफुली कर पाए। So give necessary journal entries to record the above transaction। नेसेसरी आपको यहां पर जर्नल एंट्रीज बतानी है जो बायबैक की सारी एंट्रीज होती हैं, और साथ में आपको इसके प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको जनरल रिजर्व से कितना अमाउंट निकालना है और आप जनरल रिजर्व में से कितना अमाउंट डेबिट करके इस बायबैक को सक्सेसफुली अचीव करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, तो ये अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके के एग्जाम में आते हैं तो ये फ्री के मार्क्स होंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स में कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ एक दो छोटे मोटे थ्योरी क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ छोटे मोटे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, मतलब उन्होंने टॉपिक की डेफिनेशन ही पूछ ली। तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स का मतलब होता है जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है लेकिन वहां पर सबको राइट सेम नहीं देती बल्कि अलग अलग देती है। वो अलग अलग राइट्स किस रिस्पेक्ट में हो सकते हैं? उनका वोटिंग राइट अलग हो सकता है, ओके जी, उनका जो डिविडेंड है वो अलग हो सकता है, उनका पार्टिसिपेशन अलग हो सकता है। दैट इज नोन एज कि आपने सबको अलग अलग पावर, अलग अलग डिविडेंड यहां पर ऑफर किया है। क्या प्रेफरेंस में भी ऐसा किया जा सकता है? कैन प्रेफरेंस शेयर बी आल्सो इशूड विद डिफरेंशियल राइट? नो, प्रेफरेंस के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को डिफरेंशियल राइट्स के साथ इशू कर पाए। सेकंड पार्ट, LMNO, एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बुक में, हमारी बुक में और जो हम लोगों ने क्लासेस में किए हुए हैं। LMNO होल्ड करते हैं इक्विटी कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30-30-20-20 इन AB लिमिटेड एंड XYZ के, और XYZ के होल्ड करते हैं प्रेफरेंस शेयर इन द प्रोपोर्शन 40-30-20 एंड 10। You are required to identify the voting rights of shareholders in case of resolution of winding up of the company। अगर पेड अप कैपिटल कंपनी की कितनी है? 80 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 40 लाख। तो यहां पर आपको वोटिंग राइट्स अलग अलग कैलकुलेट करने हैं हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से, चाहे वो इक्विटी कैपिटल लेके बैठा हुआ है या फिर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेके बैठा हुआ है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है? टोटल कैपिटल देखनी है। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि यहां पर 80 लाख प्रेफरेंस कैपिटल है एंड यहां पर 40 लाख प्रेफरेंस कैपिटल एंड 80 लाख इक्विटी कैपिटल है। तो जो टोटल कैपिटल है वो कितनी हो गई? 120। तो 120 में से अगर हम लोग देखें कि इक्विटी की कितनी है और प्रेफरेंस की कितनी है, तो इक्विटी हो जाएगी बेसिकली 2/3 और प्रेफरेंस हो जाएगी 1/3। तो आपको अकॉर्डिंगली इस शेयर के ही हिसाब से ये जो आपको शेयर्स दिए हुए हैं आपको उसको बांटना है हर एक शेयर होल्डर के बिहाफ पे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एल के लिए कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ये इक्विटी कैपिटल का शेयर होल्डर है या फिर इक्विटी शेयर होल्डर है तो ये लाई करता है 2/3 में, तो इट विल बिकम 2/3 इंटू, और इसका जो पार्ट है 30% हम कह सकते हैं या 30 आउट ऑफ 100 है, तो ये हो जाएगा 30/100 एंड सो ऑन। ऐसे कर करके आप हर एक शेयर होल्डर के लिए उसका पर्टिकुलर वोटिंग राइट कैलकुलेट करेंगे। ऑल राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि यहां से आपको एक मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें दो कंपनीज का अमेलगमेशन हो रहा होगा। आपको वहां पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा, मे बी कुछ जर्नल एंट्रीज करनी होंगी एंड बैलेंस शीट वगैरह आपको यहां पर प्रिपेयर करनी होंगी। तो यहां पर भी ऐसी दो कंपनीज हैं, ट्रूथ लिमिटेड एंड मिथ लिमिटेड,
और इसकी आपको बैलेंस शीट दी हुई है। मिथ लिमिटेड इज टू बी अमेलगमेटेड विद ट्रूथ लिमिटेड, मिथ लिमिटेड अमेलगमेट हो रही है विद ट्रूथ लिमिटेड। आपको अमेलगमेशन के बारे में ये भी बोल दिया कि ये नेचर ऑफ परचेज है, ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं है। नेचर ऑफ मर्जर हम तभी मानेंगे जब या तो उसकी वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको खुद से लिख के दिया होगा दैट हियर अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो वहां पर मर्जर के अकॉर्डिंगली एंट्रीज होने वाली हैं। तो एज सच जो भी एक स्टैंडर्ड बैलेंस शीट है बिल्कुल वैसी ही आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है। और अगर हम लोग आगे चलें तो यहां पर आपको दिख रहा है उसी बैलेंस शीट के नोट्स दिए हुए हैं या फिर नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं, और उसमें जो भी उनकी सब डिटेल्स हैं वो यहां पर आपको दी हुई है। और इसमें इन्होंने आगे आपको बताया कि किस तरीके से अमेलगमेशन हो रहा है। सो ट्रूथ लिमिटेड वुड इशू 12% डिबेंचर होल्डर टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ मिथ लिमिटेड। अब मिथ लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को कैसे पे किया जा रहा है, हम उनको 12% डिबेंचर होल्डर न्यू कंपनी में दे रहे हैं। तो एज टू मेंटेन देयर प्रेजेंट एनुअल इंटरेस्ट इनकम, मतलब उनके जो इंटरेस्ट की इनकम है वो डिल्यूट नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग अभी देखें तो मिथ लिमिटेड में जो डिबेंचर्स हैं वो 14% वाले हैं, मतलब 1,50,000 का 14% जो आपकी इनकम निकल के आती है। सर कितनी निकल के आती है, 150 मल्टीप्लाई बाय 14%, ये आ जाता है 21,000। मतलब ये 21,000 का इंटरेस्ट इनकम उनका आगे भी बनना चाहिए। और आगे क्योंकि अब उनको डिबेंचर 12% वाले मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उनको कितने अमाउंट की डिबेंचर कैपिटल मिलेगी। तो 21,000 को हम डिवाइड करते हैं 12% से, तो इट विल बिकम 1,75,000। मतलब अब जो उनको डिबेंचर होल्डर वो बन जाएंगे वो 1,75,000 के बनेंगे, बिकॉज उसी का 12% निकल के आता है सेम इंटरेस्ट जो वो ऑलरेडी अर्न कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट which constitute 80% of the respective total investment। जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 80% नॉन ट्रेड वाली है। yielded income of 20% to ट्रूथ लिमिटेड एंड 15% टू मिथ लिमिटेड। अब ये नॉन ट्रेड इनकम है तो ऑब्वियसली आप इसको गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे कंसीडर करेंगे। सो दिस इनकम इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कंप्यूटिंग एवरेज प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। देखो क्वेश्चन ने आपको ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया और उसने कहा मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि इस इनकम को आपको डिडक्ट करना है, क्योंकि ये ट्रेड की इनकम नहीं है, नॉन ट्रेड है। तो दे आर सेइंग कि आप इसको अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और जब आप गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो आपको उसके लिए अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके ही एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। और बाकी सारे ईयर्स के प्रॉफिट आपके सामने हैं, लास्ट 3 ईयर्स के। सो गुडविल आपको सिंपल एवरेज ऑफ 3 ईयर्स कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, टेकिंग 18% एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 18% को, और गुडविल का अमाउंट हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इग्नोर टैक्सेशन। अरे भैया आपने तो टैक्सेशन के बारे में वैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप अगर लिखेंगे इग्नोर टैक्सेशन, क्या हम तभी इग्नोर करेंगे, अदरवाइज क्या हम कुछ और करने वाले थे? आंसर इज नो। जब कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो टैक्स तो ऑब्वियस सी बात है इग्नोर ही किया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय ट्रूथ लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब आपको यहां पर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके आपको यहां इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से परचेज कंसिडरेशन निकालना है और उसको प्रॉपरली वर्किंग नोट में दिखाना है। एंड यहां पर जो एक्चुअल में उन्होंने आपके सामने रिक्वायरमेंट रखी है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए रखी है ऑफ ट्रूथ लिमिटेड आफ्टर द अमेलगमेशन। जब ट्रूथ लिमिटेड के अंदर मिथ लिमिटेड अमेलगमेट हो जाती है तो आफ्टर अमेलगमेशन ट्रूथ लिमिटेड की बैलेंस शीट कैसे दिखाई देती है, दिस यू हैव टू शो हियर। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव which is based on internal reconstruction, which is the most favorite topic I guess for all the student। और सब लोग चाहते हैं कि अभी भी एग्जाम में ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाए, बिकॉज काफी हम लोग कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, एंड जस्ट वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, और कभी कभी वो एक कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल देता है। ओके जी, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला। प्लैनेट लिमिटेड ने डिसाइड किया टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी सिंस इट हैज एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो कंपनी का रिस्ट्रक्शन यहां पर रिक्वायर्ड है। बैलेंस शीट आपके सामने है, सारे नोट्स भी आपको यहां पर दिए हुए हैं, नोट्स टू अकाउंट्स आपको बाद में भी इन्होंने एक्सप्लेन करके दिए हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, तो हर एक चीज हमारे पास यहां पर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विद द कंसेंट ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर। तो जो सारी लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो सारे के सारे कंसेंट है वो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। जस्ट अब हमको यहां पर अकाउंटिंग करनी है। प्रेफरेंस शेयर को राइट डाउन कर दो 75 रुपीज पे, और इक्विटी शेयर को 2 रुपीज पे ले आओ। तो आपको पता है एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है उसको डेबिट करेंगे, और जो अब आपको चाहिए दैट वुड बी क्रेडिटेड, और रिमेनिंग अमाउंट रिस्पेक्टिवली फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो एरियर्स है पिछले 3 सालों के वो वेव्ड हो जाएंगे बाय 2/3। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अब हमको डिविडेंड उनको नहीं देना पड़ेगा। एंड फॉर बैलेंस 1/3, और जो बाकी 1/3 बचा उसके लिए आप इक्विटी शेयर 2 रुपए के यहां पर अलॉट करेंगे, क्योंकि आपको पता है वैसे ही सारे इक्विटी शेयर अब 2 रुपए के हो चुके हैं। सर प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? वेरी वेरी सिंपल। आप यहां पर देख सकते हैं 600 यहां पर आपके पास टोटल अमाउंट है, 8% यहां पर डिविडेंड का रेट है, और इसको आपको मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स करना है, तो आपके पास ये 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, और उसको 2/3 को आप वेव ऑफ करेंगे एंड बाकी 1/3 के लिए आप इक्विटी शेयर यहां पर इशू करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं कि वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, बुक वैल्यू 450 पे। इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग बैलेंस डिबेंचर टू रिमेन एज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, बाकी वो एज इट इज लाइबिलिटी पड़ी रहेगी। तो वो बुक वैल्यू 450 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं पार्ट पेमेंट में, और बाकी के लिए वो लाइबिलिटी मानेंगे। अगर हम अभी देखें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 825 की है। ओके जी, तो 825 की जगह वो 450 की यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। आगे चलते हैं। बाकी एज यूजुअल एसेट लाइबिलिटी के चेंजेस वाली चीजें आपको यहां पर कंसीडर करनी है। इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है और जो ड्यू है डिबेंचर्स में उसको आप एज यूजुअल कैश में पे करेंगे। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बाकी बची जो नहीं लेके गए उसका वैल्यूएशन इतना हो गया। ऑल इन्वेस्टमेंट आपने इतने पे बेच दी, तो आप इसके लिए सेल की एंट्री करेंगे। 70% डायरेक्टर लोन जो आपको लाइबिलिटी में दिख रहा है उसको वेव कर देंगे, तो वो अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। और बैलेंस डायरेक्टर लोन की लाइबिलिटी के लिए अगेन इक्विटी शेयर 2 रुपए के आप लोग यहां पर अलॉट करेंगे। 40% ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू डाउन हो रही है, 80% इन्वेंट्री को आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट की हेल्प से आप इसको वहां पर एंट्री पास करेंगे। कंपनी की कंट्रेक्चुअल कमिटमेंट 900 लाख की सेटल हो रही है बाय पेइंग पेनल्टी ऑफ 72 लाख। तो यहां पर 72 लाख का आउटफ्लो हो रहा है, जिसको आप लोग पेमेंट की तरह यहां पर दिखाएंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज करना, साथ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना। जो जितनी भी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन आइदर डेबिट और क्रेडिट हुआ वो सब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा। साथ में आप लोग बैंक अकाउंट यहां पर प्रिपेयर करेंगे, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल पीपी दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इमीडिएटली आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पर वो आपसे बैलेंस शीट नहीं मांग रहे, बिकॉज बैलेंस शीट में बाकी सब आइटम तो एज इट इज आप लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने आपसे बस 2 नोट मांगे हैं, एक शेयर कैपिटल का जिसमें ऑब्वियसली चेंज है, शेयर आपको पता है 2 रुपीज का हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 75 रुपीज से राइट डाउन हुई है, तो वो आप सब चीजें यहां पर देखेंगे। और साथ में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उसमें भी बहुत अप डाउन हुआ, तो आपको उसको भी यहां पर देखते हुए ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का यहां पर आपको नोट बनाना है। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के लिए आपको यहां पर डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस मिले हुए हैं कंपनी के। डेबिट बैलेंसेस में यू हैव लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, P&L, और यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव बैलेंस। मैं तो कह रहा हूं आपने लिखा ही क्यों? मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, वो डेबिट बैलेंस को पढ़ के ही समझ जाते हैं कि P&L का ये नेगेटिव बैलेंस ही होगा, या फिर यूं कहूं ये P&L का लॉस होगा। ओके, और शेयर कैपिटल आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन, 8% डिबेंचर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ट्रेड पेबल। आप सबको पता है सबसे पहले किसको पेमेंट होती है, फिर किसको होती है, एंड सो ऑन। हम लोग यहां पर पेमेंट करेंगे। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर का अकाउंट बनाएंगे, एंड साइमल्टेनियसली एक एक करके हम लोग इनको पेमेंट्स करेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस जो सबसे पहले पे होगी, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। बैंक लोन आपने स्टॉक से प्लेज करवा रखा था। ओके, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट। डिबेंचर बेसिकली हमेशा ही फ्लोटिंग चार्ज कैरी करते हैं। आगे चलते हैं, एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज फिक्स्ड एसेट वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड करंट एसेट एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का कितना अमाउंट आपको रियलाइज करा के दे रहे हैं ये भी आपको गिवन है। तो पहले टोटल आप कैश देखेंगे आपके पास कितना आया, और फिर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स करेंगे, और अल्टीमेटली देखेंगे यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अमाउंट आपको बिल्कुल एंड में मिल रहा है उनको देने के लिए। तो ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ऑन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगेन वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, जिसमें से छोटे क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है। 6 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो XYZ फाइनेंस लिमिटेड, XYZ फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी, और यहां पर आपको उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट में वी हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व जिसको हम लोग कैपिटल ले लेंगे, एंड देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो
तो यू ऑल नो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर नेट ओन्ड फंड निकालने हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो नेट ओन्ड फंड हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर 600 रुपीज लगाए हुए हैं। अब रुपीज किस फिगर में है, तो रुपीज आर इन लैक्स, तो हम कह सकते हैं 600 लैक्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज है, चाहे वो शेयर्स में हो चाहे वो डिवेंचर्स में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम लोग कैपिटल की बात करें बेसिकली तो वो हो जाएगा 600 प्लस 200 दैट इज 800। सो एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है उसको हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग नेट ओन फंड कैलकुलेट करेंगे। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट ओन फंड ऑफ XYZ लिमिटेड एज पर NBFC सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो यहां से दो ही क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो हम लोगों ने प्रोविजन के क्वेश्चन किए थे, आपको प्रोविजन कंप्यूट करने होते हैं परसेंटेज वाइज, तो वहां पे से भी आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल राइट, अच्छा यहां पर 600 की जगह 650 होगा, दैट इज 250 प्लस 400 एंड अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अगेन अ बैंकिंग कंपनी फुल फ्लैज क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ टॉप बैंक लिमिटेड एंड आई अर्ज यू, आप सब लोग एक बार बैंकिंग कंपनी का फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें आप लोग सारे के सारे स्केड्यूल्स बनाएंगे, हालांकि अभी तक आप लोगों ने क्लासेस में उसको जरूर किया होगा और बहुत सारे बच्चे यहां पर खुद से स्केड्यूल्स बनाना और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना मिस कर देते हैं, स्किप करते हैं और सोचते हैं कि यहां पर ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, सीधी की सीधी फिगर्स कॉपी पेस्ट की हो रही है तो क्या करना खुद से, और देख के चले जाते हैं। और अल्टीमेटली जब एग्जाम में वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो हमारे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको अटेम्प्ट करने का, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो काफी अच्छी मार्किंग का आपसे पूछा गया हम वो मिस आउट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना और जरूर एक दो फुल फ्लेज क्वेश्चन अपने हैंड से प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो यहां पर आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं टॉप बैंक लिमिटेड की, यहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट आपको दी, आपको यहां पर P&L अकाउंट बनाना है, तो जो आपके स्केड्यूल बैंकिंग लिमिटेड के लिए एप्लीकेबल होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पर क्या करेंगे, उसको यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करके उसके स्केड्यूल्स में एक एक अमाउंट लिख के फाइनली आप लोग P&L अकाउंट के फ्रंट पे उन सब चीजों को लिखेंगे। और बाकी जो इसकी एडजस्टमेंट होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, एक बार पढ़ लेते हैं। अब कस्टमर जिसको 16 लाख रुपीस आपने एडवांस किया वो इंस्टॉलमेंट हो गया और सिर्फ 40% अब उसके एस्टेट से रिकवर होगा, तो बाकी अमाउंट नॉन रिकवरेबल है, अकॉर्डिंगली आप उसको नोट में से माइनस कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार क्लास में देखा है। ऑल्सो कुछ डेट्स हैं जिसपे प्रोविजन वॉज फाउंड नेसेसरी, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। रिबेट आपको दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके ही नेट जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो यहां पर लेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पूरा राइट ऑफ करना है, 9 लाख रुपीस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है और 25% ऑफ प्रॉफिट आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में एज पर रिक्वायरमेंट ट्रांसफर करना है। और जो ओपनिंग P&L का बैलेंस था वो कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ यहां पर करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडरी की अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास होल्डिंग लिमिटेड और सब्सिडरी लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है, होल्डिंग लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड, और फिगर्स यहां पर थाउजेंड्स में है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का बैलेंस है, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आगे चलते हैं। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट जो करी हुई है, ऑब्वियसली होल्डिंग ने करी हुई है, इसलिए होल्डिंग की बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगी, सब्सिडरी में नहीं दिखेगी। इन्वेंट्रीज दी हुई है, ट्रेड रिसीबल, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड सन्ड्री एडवांसेस, जो एडवांस दे रखे हैं दोनों कंपनीज ने। H Limited purchased 90,000 equity shares in H Limited on 1st April 2021. On that date, the following balances stood. तो उस डेट पे क्या बैलेंस था, जनरल रिजर्व था 1500,000 एंड P&L अकाउंट था 633,000। तो अकॉर्डिंगली अब आप यहां पर सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यू हैव टू प्रिपेयर। और क्या सर प्रिपेयर करना है, और साथ में आप लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रिपेयर करेंगे, और साथ में यहां पर आप लोग जो कंसोलिडेटेड आपके पास P&L का बैलेंस आएगा वो भी आप यहां पर देखेंगे। सो 14 जुलाई को डिक्लेयर किया डिविडेंड 20% आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी यहां पर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H लिमिटेड क्रेडिट कर देता है डिविडेंड रिसीव्ड अपने P&L अकाउंट में, तो आपको पता है अब यहां पर क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। H लिमिटेड ने उस डिविडेंड को अपनी इनकम मान लिया, और जबकि आपको देखना है कि डिविडेंड पे राइट एच का कब स्टैब्लिश हुआ, क्या ये उसकी इनकम थी, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग उसको रेक्टिफाई करके ठीक करेंगे। तो ऑन 1 नवंबर 2021 एच लिमिटेड ने इशू किए इतने इक्विटी शेयर फॉर 10 ईच
फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एज बोनस शेयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। तो जो यहां पर वो बोनस हेल्ड कर रही है उसी के हिसाब से आपको यहां पर होल्डिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और आगे चलते हैं, इन्वेंट्री में भी उन्होंने बोला जो गुड्स हैं वो परचेज करे हुए हैं जिसके ऊपर प्रॉफिट है, तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको यहां पर इन्वेंट्री को टेक ओवर करके दिखाना है। ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीबल के लिए भी आपको डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या क्या ट्रेड पेबल है और उसमें बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं एंड डेटर्स एंड बिल्स रिसीबल कितने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आ गई, डिविडेंड की भी बात कर दी, अनरियलाइज प्रॉफिट की भी बात कर दी और आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह तो सब बनाना ही है। और अल्टीमेटली यहां पर उन्होंने आपसे क्या पूछा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। तो आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आई अर्ज किया अगेन आप यहां पर वही तरीका ऑप्ट करेंगे। आप बिना बात आईसीए का यहां पर आप सॉल्यूशन मत देखना, बिकॉज हो सकता है कि आप उससे कंफ्यूज हो जाएं। आप बिल्कुल उसी मेथड से करें जो आपकी फैकल्टी ने आपको यहां पर पढ़ाया हुआ है, बिकॉज इस टॉपिक के लिए कुछ मेथड्स वेरी करते हैं फ्रॉम आईसीए स्टडी मटेरियल एंड जहां पर भी आप जो भी क्लासेस लेते हैं उनका जो तरीका होता है कराने का। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी उसको डिफरेंट तरीके से कराया है। तो अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट गेन्स। तो हाउएवर यू ऑल नो कि यहां पर हम लोग कंटिंजेंट लॉसेस की बात ज्यादा करते हैं, तो यहां पर वो कह रहे हैं कंटिंजेंट गेन का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यू ऑल नो डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो अगर कोई कंटिंजेंट गेन है और अभी उसकी कोई वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है तो पक्का पक्का हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो सर्टेन नहीं हो जाता। जब तक आपको उसकी पक्का पक्का पॉसिबिलिटी नहीं दिखती तो हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला लिमिटेड हैज अ वैकेंट लैंड जिसका मेजरमेंट था 20,000 स्क्वायर मीटर विच इट हैड नो इंटेंशन टू यूज इन द फ्यूचर। उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आगे इसको यूज करेंगे और कंपनी ने डिसाइड करा चलो फिर इसको बेच ही देते हैं। सेल द लैंड टू टाइड ओवर इट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम, की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से भी हमको सेव हो जाएंगे और साथ में हमको जो लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बेच भी देंगे। और इसमें उसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का बाय सेलिंग द सेड लैंड। मोर ओवर देयर वॉज अ फायर इन द फैक्ट्री, और साथ में फायर भी हो गई और पार्ट ऑफ द अनयूज फैक्ट्री शेड वैल्यू, कितने की फायर का नुकसान हुआ, 8 लाख रुपए का डिस्ट्रॉय हुआ। लॉस फ्रॉम फायर वाज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो वहां पे अकाउंटेंट ने क्या करा, जो फायर से लॉस हुआ 8 लाख का और जो सेल ऑफ लैंड से गेन हुआ 10 लाख का, उसको नेट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, 2 लाख रुपए पे ले आए और उसको डिस्क्लोज कर दिया नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। डू यू एग्री विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर? इफ नॉट स्टेट योर व्यूज। तो हम ये इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को आपको डिस्क्लोज सेपरेटली करना होता है इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन योर P&L, और आप उसको बिल्कुल भी यहां पर नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर सेट ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी आप एग्री नहीं होंगे और यहां पर जो इनका ट्रीटमेंट है बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंगली आपको यहां पर आंसर करना है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आइटम का पार्ट है एंड आपको उसको अलग अलग करके अपने P&L में दिखाना है। आप सेट ऑफ यहां पर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 के ऊपर क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का 108 लाख। ऑल राइट, कंपनी ने फाउंड किया कि उसने ऑलरेडी 83.99 लाख स्पेंड कर दिए हैं और आगे इतने और करने वाले हैं। तो हम इन दोनों खर्चों को ऐड कर देंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है और इतना आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो आप इसमें रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर फॉरसीएबल लॉस, और आपको लॉस कितना हो रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई खर्चा ज्यादा होता हुआ दिख रहा है और उतना तो आपको मिलना भी नहीं है, तो जो रिमेनिंग लॉस का अमाउंट है उसको आप लोग अपने AS7 के अकॉर्डिंगली यहां पर क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट AS9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हेन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पार्ट 1, जब परचेजर सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की करता है, मतलब हमने सामान खरीदा और इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है, तो हम अलग अलग टाइम पे पेमेंट करते हैं टू द सेलर एंड द सेलर डिलीवर द गुड्स ओनली व्हेन द फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड। और सेलर गुड्स कब डिलीवर करता है, जब पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो आपको बताना है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें। तो ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब फाइनल पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली देन ओनली वी कैन से कि आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है एंड रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन ट्रांसफर, और अब आप रेवेन्यू को यहां पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्वेश्चन में ही है दैट व्हेन द फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड ओनली देन वी कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, वेयर सेलर कॉन्करेंटली एग्रीज टू रीपरचेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट। सेलर ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया कि अभी वो बेच रहा है और बाद में वो खरीद लेगा,
तो जब पहले ही ये पता है कि बाद में खरीदा जाएगा तो ये तो एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, इट्स नॉट अ सेल परचेज ट्रांजैक्शन, और इसमें आप लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है, सो नो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज इन दिस केस। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और अदर्स फॉर रीसेल, आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, या सोल्ड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और बाकी लोगों को रीसेल के लिए, तो आप कब मानेंगे कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? ऑब्वियसली जो भी गुड्स की कंडीशन होती है, दैट इज जब आप रिस्क और रिवार्ड्स ट्रांसफर करेंगे और आपकी ओनरशिप भी जब ट्रांसफर हो जाएगी, देन यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन सर्विस रेंडर्ड एज एजेंट ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, आपने सर्विस रेंडर की है एज एन एजेंट इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, तो आप कमीशन को कब एज अ रेवेन्यू मानेंगे? ऑब्वियसली जब आप सर्विस को कंप्लीट कर देंगे, आप अपना पार्ट कर चुके होंगे, फिर चाहे आपको पैसा अभी मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए कि पैसा मिल जाएगा और आपने अपनी सर्विस रेंडर कर चुकी है, देन यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। आगे चलते हैं AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग पे। अ कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में सामान बेचा जाता है और उसके लिए प्राइसिंग पॉलिसी कंपनी ने बनाई हुई है। चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%, कॉस्ट से 10% कम पे यहां पर ट्रांसफर करा जाता है। द मार्केट प्राइस इज जनरली 25% अबव कॉस्ट, जबकि जो मार्केट प्राइस है वो 25% कॉस्ट से भी ज्यादा है। क्या पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटर सेगमेंट के लिए कंपनी चाहे तो कैसी भी पॉलिसी रख सकती है, कॉस्ट से बिलो, कॉस्ट मोर देन कॉस्ट, बट उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? एडुकेट डिस्क्लोजर मस्ट बी गिवन। तो डिस्क्लोज कंपनी को यहां पर करना चाहिए, ऑल्दो यहां पर जो पॉलिसी ऑप्ट कर रही है कंपनी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 वो बिल्कुल कंप्लायंस में है। आगे चलते हैं AS 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। SP होटल्स लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट में एंटर हुए विद मिस्टर A फॉर रनिंग इट्स होटल फॉर अ फिक्स्ड रिटर्न पेबल टू द लेटर एवरी ईयर। तो एक होटल के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है और उसमें एक फिक्स रिटर्न उनको मिलती है हर साल, एवरी ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द होटल, आपको डे टू डे मैनेजमेंट करना है होटल का, while ऑल फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द BOD, जबकि आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की पावर नहीं दी, वो तो BOD संभालेगा ऑफ द कंपनी। मिस्टर ए डज नॉट ओन एनी वोटिंग पावर, ना आपको कोई वोटिंग पावर दी, तो मुझे बताओ वुड ही बी कंसीडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ SP होटल्स लिमिटेड? एब्सोल्युटली नॉट। आप यहां पर किसी भी तरीके से कोई की पर्सन होते हुए नहीं दिख रहे, ना आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, ना आपके पास पावर फॉर एनी वोटिंग राइट है, ना आपके पास कुछ ऑपरेटिंग डिसीजन या किसी और डिसीजन को टेक करने की पावर है। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 18 आप बिल्कुल भी यहां पर की पर्सन नहीं है और आपको रिलेटेड पार्टी के सेगमेंट में नहीं रखना चाहिए। सो अवर आंसर विल बी नो, और ये सब पूरा प्रोविजन आप यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं AS 19 लीजेस के ऊपर क्वेश्चन। तो विन लिमिटेड ने एंटर किया इनटू 3 ईयर लीज अरेंजमेंट विद तान्या स्पोर्ट्स क्लब इन रिस्पेक्ट ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट, जो कॉस्ट आपको यहां पर गिवन है। एनुअल लीज पेमेंट मेड एट एंड ऑफ ईच ईयर एज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड दैट ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू टुगेदर, ये इक्वल कर देती है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लीज आउट जो आपने की है। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मतलब UGRV भी आपको यहां पर गिवन है 133,500। एसेट वो रिवर्ट टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज, एसेट वापस ले ली जाएगी। इंप्लिसिट रेट भी आपको यहां पर दिया हुआ है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल लीज पेमेंट, तो यहां पर आपको एनुअल लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है। टोटल अमाउंट ऑलरेडी आपके पास है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास है, आप इसका PVAF कैलकुलेट करेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करके यहां पर एनुअल लीज पेमेंट निकल के आ जाएगी आपकी एक साल की कितनी पेमेंट है, और आप इसको बाकी सारे फॉर्मुलेस भी यहां पर दिखाते हुए अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम वगैरह, तो आप इसको यहां पर प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो AS 19 का हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। बात करते हैं AS 20 की। यहां पर आपको EPS कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आया है, बेसिक भी और साथ में डिल्यूटेड EPS भी आपको निकालना है। नेट प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दिए हुए हैं, और जो डिवेंचर कन्वर्टिबल है उनके बारे में बताया हुआ है। 8% डिवेंचर इंटू 100 ईच 50,000 है, और इक्विटी शेयर कितने इशू हो जाएंगे? वो 55,000 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर ज्यादा इशू हो रहे हैं एज कंपेयर टू डिवेंचर्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स भी आपको दिया हुआ है 30%। तो आप इन सब इंफॉर्मेशन को यूज करके एज पर AS 20 दोनों आपको चीजें कैलकुलेट करनी है, बेसिक EPS और साथ में डिल्यूशन होने के बाद डिल्यूटेड EPS भी आपको निकालना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
बात करते हैं AS22 की। यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता था आपसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, बट ये तो एक थ्योरी का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? अकाउंटिंग इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स डेबिट या क्रेडिट होती है उसके इंपैक्ट अकाउंटिंग वाइज लेते हैं, लेकिन टैक्स के अकॉर्डिंगली नहीं लेते। टैक्सेबल इनकम वो होती है जिसमें हम लोग टैक्स के प्रोविजन को देखते हुए जो डिसअलाउंसेस होती है उनको हटा देते हैं, और ऐसी जो डिसअलाउड इनकम होती है उनको भी ट्रीट नहीं करते। एंड टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? दैट इज टैक्स सेविंग, जो हमारा करंट टैक्स होता है और उसके साथ हम डेफर्ड टैक्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या निकल के आता है? हमारे पास यहां पर टैक्स का जो एक्सपेंस है करंट ईयर का वो निकल के आ जाता है। So next is question on discontinuing operation, that is AS24. What are the disclosure requirement in interim financial reports? However, interim financial report is based on accounting standard 25, लेकिन आपको यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका करिकुलम का पार्ट है AS24 पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो सबके लिए सेम होती है। अगर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की हम बात करें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो बताना है कि कौन कौन से आपके जो बिजनेस है वो डीसीओ बन चुके हैं, मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बन चुके हैं, और साथ में आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटी का उनका सेटलमेंट है वो कैसे हो रहा है, आपको वो यहां पर डिस्क्लोज करना होता है। ओके जी, बात करते हैं AS26 की, इंटेंजिबल एसेट की। के लिमिटेड लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स, लॉन्च करते हैं। द कंपनी इंकर्ड 40 लाख टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने 40 लाख रुपए इंकर करे अप टू 31 मार्च। ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन द मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अगले 10 साल तक ना वो मैन्युफैक्चर हो सकता है ना वो बेचा जा सकता है। तो द मैनेजमेंट हैंस वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर टू राइट ऑफ टू फ्यूचर ईयर्स, एडवाइज द कंपनी एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां पर तो अगर आप जनरल सभी सोचते तो भी आप आंसर सही करेंगे कि अगर आपने कोई भी पैसा लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अब आपको पता चल रहा है कि अगले 10 साल तक आप उसको यूज ही नहीं करेंगे, मतलब जो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हो गया 10 साल तक, अब उसका कोई एडवांटेज आप नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली बात है अब आप उसको डेफर तो नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत टाइम है यहां पर, 10 साल एक बहुत सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है, और मैनेजमेंट यहां पर कह रही है हम इसको डेफर करेंगे और धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आपको इसको बिल्कुल अभी के अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ट्रीट इट एज यूर लॉस, बिकॉज 10 साल के बाद भी नहीं पता कि मार्केट कंडीशन क्या होती है, क्या पता तब भी ना प्रोड्यूस कर पाए, तब भी सोल्ड ना कर पाए। तो अब ये बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, तो अब आपको यहां पर बिल्कुल भी डेफर नहीं करना, आपको अभी इसके लिए लॉस बुक कर देना चाहिए। बात करते हैं AS29 की, दैट इज ऑन प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। Chaos Limited is in the process of finalizing its accounts for the year ended 31st March 2022 and it seeks your advice in the following cases। तो यहां पर Chaos Limited अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं और आपसे एडवाइस मांग रहे हैं इन अलग अलग केसेस में। पहला केस है Chaos Limited ने कोर्ट केस फाइल करा इन 2014-15 अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। इट इज एविडेंट टू इट्स लॉयर, अब उनके लॉयर्स को पक्का पक्का पता है दैट Chaos Limited may lose the case and would have to pay 3 lakh being the cost of litigation. No entries या provision have been made। आपको बताना है क्या प्रोविजन नहीं बनाया तो ठीक किया या प्रोविजन बनाना चाहिए। हम सबको पता है प्रोविजन बनाने के लिए बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट, पुराने इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी सम आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, कुछ पैसे का जाना दिख रहा होना चाहिए, और साथ में एक रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए अमाउंट का कि कितना अमाउंट यहां पर जाएगा। तो 3 कंडीशन अगर यहां पर है तो पक्का पक्का आपको उसको प्रोविजन बनाना है, और यहां पर तीनों कंडीशन आपको दिख रही हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई ड्यू टू पास्ट इवेंट, अमाउंट यहां पर रियलाइजेबल है कितना है, और पूरा यहां पर उम्मीद है कि आपको यहां लिटिगेशन के लिए रिसोर्सेज का आउटफ्लो मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको पक्का इसके लिए प्रोविजन यहां पर चाहिए होगा, आप प्रोविजन बनाएंगे। जो प्रोविजन नहीं बना रही यहां पर एंटिटी बिल्कुल गलत कर रही है। Next, a new regulation has been passed in 2021-22 by the Healthcare Ministry to upgrade facility। आपको फैसिलिटी अपग्रेड करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके लिए एक न्यू रेगुलेशन पास किया गया। डेडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट इज 31 मार्च 2023। द कंपनी एस्टिमेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 लाख फॉर द सेट अपग्रेड। कंपनी ने एक एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया कि इतना लगभग खर्चा आएगा। काइंडली गिव योर आंसर इन ईच ऑफ द प्रॉपर रीजनिंग अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट AS। ऑल्सो स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन। तो हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें यहां पर, क्योंकि वो तीनों कंडीशन पास नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली यहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा जब बस एस्टिमेट किया है, कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। डेडलाइन भी उन्होंने 31 मार्च 2023 के लिए सेट की है, तो अभी इसके ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। सो दैट्स वाई प्रोविजन इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए आप प्रोविजन नहीं बनाएंगे।
तो आई होप ये आपको पूरी की पूरी जो रिवीजन सीरीज या फिर मैं कह सकता हूं रिवीजन टेस्ट पेपर के ऊपर जो डिस्कशन है वो बहुत पसंद आया होगा और आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस वी कैन डेफिनेटली अपीयर इन एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।